हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। विदेशी, अब देखो इसके बाद देखते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। जो विदेशी यात्री आते रहे हैं भारत में, उन्होंने क्या क्या जानकारी दी है इसके बारे में देखते हैं। देखो अगर यहाँ हम बात करते हैं थोड़ी सी, तो यूनानी रोमन लेखक एक था जिसका नाम था टेसियस। इसमें कुछ यूनानी जो थे रोमन लेखक, उनके बारे में देखते हैं क्या क्या था। पहला था टेसियस, यह ईरान का राज्यवैद्य था। ईरान का क्या था? राज्यवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक है, अद्भुत है। इसका विवरण कैसा? आश्चर्यजनक है, कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। दूसरा है हेरोडोटस, जिसको कहा जाता है इतिहास का पिता। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसकी अपनी पुस्तिका हिस्टोरिका ये पूछा गया है कई एग्जाम में। जो हेरोडोटस इतिहास का पिता कैसे कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं, तो हेरोडोटस कहते हैं। ये कहाँ का था? तो यूनान का था। और इसने अपनी किताब कौन सी लिखी है? तो इसने किताब लिखी हिस्टोरिका 5वीं सदी में पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत फारस के संबंध का वर्णन मिलता है या वर्णन किया गया, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों या अफवाहों पर आधारित। देखो कुछ चीज़ें वर्णित होती हैं, किताबों में लिखी जाती है। जैसे मीडिया में आजकल अफवाहें क्या चलती हैं, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, तो कुछ अफवाहों के आधार पर। तो हेरोडोटस की कुछ चीज़ें जो वर्णन की गई थी, जो इसमें डाली गई थी, वो किसके आधार पर? अनुश्रुतियों, सुनी हुई बातों पर और अफवाहों पर डाली गई थी। फिर दिया इसमें है सिकंदर के आने वाले। अभी हमने क्वेश्चन कराया था कि जो है सिकंदर के जो वो सेनापति थे कौन कौन थे। तो पहले आप ये जान लीजिए, सेनापति रखते थे 2 सिकंदर, एक तो जल सेनापति, दूसरे थल सेनापति। जल सेनापति का नाम था निर्याकस और थल सेनापति का नाम था सेलुकस निकेटर। ठीक है, सेलुकस निकेटर की ही पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में हुआ था। आप लोग कमेंट में बता देना कि उसकी पुत्री का नाम क्या था। चलो अब यहाँ देखते हैं, तो इसमें लिखा है ऊपर लिखा है सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में कौन सा था? तो निर्याकस, आनोस्ट्रिकस तथा आस्ट्रियोबुलस के विवरण अधिक प्रमाण एवं विश्वसनीय है, क्योंकि वो आया था और साथ साथ में जब वो लेखक ले करके चलता था, तो उन लोगों ने आए और आकर के लिखते रहे। जो भी चीज़ें घटनाएं मिली, जो भी संस्कृति, कल्चर, रहन सहन, ये सारी चीज़ मिली तो लिखते रहे। फिर अगला है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त प्रथम के समय, ये हमने लिखा था, ये चंद्रगुप्त प्रथम के समय आया था। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जब शादी हुई थी चंद्रगुप्त के साथ में, तो चंद्रगुप्त मौर्य राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका, मेगास्थनीज की पुस्तक कौन है? इंडिका, मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में बताया गया, इसमें लिखा हुआ है। जब शादी हुई, शादी होने के साथ में एक लेखक दिया गया, एक इतिहासकार दिया गया, उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज था। ये किसके राज दरबार में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। और इसने पुस्तक कौन सी लिखी थी? इंडिका। इसने मौर्य वंश के बारे में, इसमें समाज, संस्कृति, रहन सहन, खान पीन, जो भी चीज़ें थी वो इसमें दर्शाई गई हैं। ठीक है, अगला है डायमेकस। ये सारे के सारे कौन से हैं? ये यूनान के लेखक हैं। डायमेकस यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग में संबंधित है। ये किसके? ये भी बिंदुसार के। देखो चंद्रगुप्त के जो बेटे का नाम क्या था? बिंदुसार, जो कि दुर्धरा का पुत्र था। तो बिंदुसार के समय में कौन आया? डायमेकस। और चंद्रगुप्त के समय में कौन आया? तो मेगास्थनीज आया। ठीक है, डायमेकस। अगला है डायोनिसिस। यह मिस्र नरेश टालमी फिलडेफस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया। तो ये याद रखते हैं क्रम से, डायमेकस, डायोनिसिस, मेगास्थनीज। पहले कौन? मेगास्थनीज, उसके बाद में कौन? डायमेकस, उसके बाद में कौन? डायोनिसिस। ठीक, फिर 7वां है टालमी। ये सब आते रहे और अपनी संस्कृति, सभ्यता, ये सब लिखते रहे, उसमें वर्णन करते रहे, और यही एक साक्ष्य मिले जो विदेशी लोगों ने हमारे बारे में लिखा। अब उन्होंने अच्छा लिखा, ख़राब लिखा, वो जाने कि किस प्रकार थे। वैसे जहाँ तक है उन्होंने सच्चाई लिखी। ठीक, टालमी। लेकिन ये मान के चलो, विदेशी जब भी लिखेगा, क्या आप सोच सकते हो कि वो अपने आप को उच्च दर्शाएगा, अपने आप का रहन सहन, अपने यहाँ का, जहाँ का उसका मूल जन्म हुआ है, ठीक है, जहाँ का मूल निवासी, वहाँ का उच्च बताएगा। और भारतीयों को जहाँ का वो लिख रहा है, वहाँ का हो सकता है उसमें कुछ मिलावट कर दे। ठीक, चलो 7वां है टालमी। इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। पूछा जाता है भारत का भूगोल किसने लिखी थी? तो टालमी ने लिखी थी। फिर अगला है
प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी, पहली सदी में, ठीक, दूसरी सदी मैंने कल बताया था, दूसरी सदी, तीसरी सदी, चौथी, 500 सदी, इसका मतलब ईसा के 1 साल बाद, ईसा के 200 साल बाद, तो दूसरी सदी, ईसा के 100 साल बाद पहली सदी और 200 साल बाद 200 सदी, क्योंकि एक सदी में 100 साल होते हैं, ठीक। चलो, प्लिनी, इसने प्रथम सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि का विवरण मिलता है। फिर 9वां है पेरीलिप्स ऑफ द इर्थीसियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लगभग करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अब कुछ हैं चीनी लेखक। देखो, लेखकों के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि जो हमको साक्ष्य मिले इतिहास में, जो हम अध्ययन करते हैं, वो इन लोगों के जो लिख कर गए हैं उनके आधार पर अध्ययन करते हैं, जानकारी जुटाते हैं। चीनी लेखक कौन था? फाहियान। पूछा भी जाता है कि फाहियान जो था वो कहाँ का था, तो फाहियान कहाँ का था? चीन का था। ये किसके समय में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त सेकंड के समय में। किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त सेकंड के समय में। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था। फाहियान का बहुत जिक्र मिलता है कि फाहियान किस देश से आया, तो कहाँ से आया? चीन से आया। और किसके समय में आया, किसके राज दरबार में आया? तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, ठीक। और चंद्रगुप्त प्रथम के समय में मेगास्थनीज। इसने अपने विवरण में क्या बताया था कि मध्य प्रदेश के लोग की समाज, संस्कृति, रहन सहन बड़ा अच्छा था। फिर अगला है संयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्र की। देखो, कुछ लोग तो आते थे कि भारत में धर्म संस्कृति जानने के लिए, कुछ टहलने के लिए, कुछ अध्ययन करने के लिए, इस प्रकार से लोग आते थे, अपना अपना ज्ञान जुटा करके और चीज़ें लिख करके यहाँ से चले जाते थे, ठीक है। चलो, ह्वेनसांग के बारे में देख लो। ह्वेनसांग इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा भी गया कई एग्जाम्स में। ह्वेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 साल की यात्रा बाद सर्वप्रथम भारत के राज्य कपिसा में पहुंचा। भारत के 15 वर्षों ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिले में स्थित, जहां नालंदा विश्वविद्यालय बड़ा महत्वपूर्ण है। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पड़ता है? बिहार में। अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की, ये किताब का नाम है, CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसने 138 देशों का विवरण मिलता है। आप सोचो इसने कितने देश टहले होंगे। ह्वेनसांग ने 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज एवं धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा कौन था? शूद्र था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि राजा जो होते थे ना, वो उच्च वर्ग के होते थे, और इसके अनुसार सिंध का राजा कौन था? शूद्र था, ठीक। ह्वेनसांग अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे, इनके अनुसार। फिर है अगला इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला एवं विश्वविद्यालय था अपने समय के भारत का वर्णन किया है। 7वीं सदी का। अब देखो, अगर हमसे पूछा जाए पहली सदी का, दूसरी सदी का भारत, तीसरी सदी का भारत, तो हम कैसे जानेंगे? हम लोगों ने तो कुछ लिख कर रखा नहीं था। तो विदेशी लोग जो आते रहे, उन लोगों ने देखा, देख कर लिखते चले गए। जैसे आज भी कुछ लोग पर्यटक आते हैं तो आकर के अपनी वीडियो कैमरा लेकर आते हैं, कुछ डायरी लेकर आते हैं, तो अपना लिखते रहते हैं। और अगर हमको जानकारी लेना हो तो हम उनके माध्यम से ले सकते हैं। अब तो फ़िलहाल जगह जगह हर चीज़ अपलोड होती रहती है, यूट्यूब पर और फिर सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें, लेकिन तब ये साधन हुआ करते थे इतिहास को जानने के लिए। अरब देश के जो थे अरबी लेखक कौन कौन थे, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। देखो, ये जो सीरीज़ है ना, थोड़ा सा तो ये एक प्रकार से रटने वाली कह सकते हैं। इसमें लेखों के बारे में वर्णन मिलता है, कहाँ क्या, और फिर पढ़ना तो हर चीज़ है ना। चलिए, और बाकी शायद जितेंद्र ने बताया था कि सर बोर्ड पढ़ा दिए, तो बोर्ड पे जी तो बात ये है कि पहली बात तो बोर्ड कोचिंग बंद पड़ी है, ठीक, तो बोर्ड और सब कुछ वहीं पर है, तो ऐसे ही एडजस्ट कर लो। और कोई अगर प्रॉब्लम आ रही हो, कोई अगर सजेशन देना, सुझाव देना, इसके अतिरिक्त तो आप दे सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।
चलो अब देखते हैं अरबी लेखक। तो अरबी लेखक के बारे में अल बरूनी। अल बरूनी या महमूद गजनवी के साथ भारत आया। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति, कृति का मतलब होता है जो उसने हाथ से लिखा था, कलम से लिखा था, ठीक। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, इसको कहते हैं भारत की खोज। देखो जब ये अरबी लोग भारत में आए, जब यहाँ पर आक्रमण हुआ, यहाँ से इधर से अरब देश से आए, तो इन्होंने भारत की खोज नाम से पुस्तक लिखी। किसने? अल बरूनी ने। इसको और नाम दिया गया किताब उल हिंद या तहकीक हिंद। आज भी इतिहासकारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है। धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान की और कीमिया, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधियाँ, पूर्ति कला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। सोच के देखो कितना बड़ा एक इसमें संग्रह रहा होगा, इतनी सारी चीज़ों के बारे में। यहाँ पर धर्म कैसा था, दर्शन कैसा था, त्यौहार कैसे थे, रहन सहन, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, कर्मकांड, स्थितियाँ। तो इसमें इतना लिखा गया लगभग कितने 80 अध्यायों में मतलब बांटा गया है। 80 अध्याय में इसको विभाजित किया गया, 80 चैप्टर बना डाले। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। दूसरा लेखक है इब्न बतूता, ठीक, इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया इसका यात्रा वृतांत का मतलब जब घर से चले तो एक डायरी पेन लेकर चले, या जो भी रास्ते मिलता गया वो सब नोट करते रहे, ठीक, जिसे रिहाला कहा जाता है। रिहाला क्या कहा जाता है? रिहाला। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर, सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचने पर इसकी विद्वत्ता में प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक MBT, ठीक, तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी का मतलब होता है न्यायाधीश, ठीक, न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। और अगला है, अब कुछ अन्य लेखक भी हैं, इसको देख लेते हैं और उसके बाद में हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो आने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल, ठीक, कुछ काल क्रम में बांटा गया इतिहास को, फिर समझाएंगे कल सारी चीज़ें। देखो इसको देख लेते हैं। अन्य जैसे थे तो पहले तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसके कयंगुर या तयंगुर नामक की ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला था मार्को पोलो, या 13वीं सदी में भारत के अंत में पांडे देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांडे इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पांडे इतिहास का अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो मार्को पोलो का जो लिखा हुआ है कृति है उसको आप पढ़ सकते हो, ठीक। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। 1400 ईसा पूर्व अभिलेख बेगाज कोई एशिया माइनर में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र एवं नासत्य अश्वनी कुमार के नाम से मिलते हैं। अगला है मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने वाला एक धर्म और था। भागवत धर्म, बहुत सारे धर्म हुए जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव समाज और शैव संप्रदाय। तो ये संप्रदाय धर्म होते रहते थे, ठीक। तो मध्य प्रदेश में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोटस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारत का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? गौरा अभिलेख। देखो अभिलेख का मतलब होता है लिखा हुआ, मतलब पत्थर पर लिखा हुआ अभिलेख। ये सब स्तंभों पर, पत्थरों पर लिखे होते थे अभिलेख, ठीक। शिलालेख, अभिलेख, स्तंभ लेख, तो ये सब अभिलेख। कहाँ गया? सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुड़ आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरड़ अभिलेख शासन भानुगुप्त से प्राप्त होता है, ठीक। रेशम बुनकर की सीढ़ियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। ये कुछ जानकारियाँ जो कहाँ से मिलती हैं इनके बारे में देख लेते हैं। अभिलेख का अध्ययन इपीग्राफी कहलाता है। अगर पूछ दे कि अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है तो इपीग्राफी, या इपीग्राफी क्या कहलाता है तो अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है इपीग्राफी। कश्मीरी नौपाषाणी पुरास्थल बुर्ज होम में गर्तवास, गड्ढा घर
का साक्ष्य मिलता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ी होती थी।